आज हमारे बीच हैं प्रोफेसर शंकर चौधरी और साथ में प्रोफेसर अनिल कोठारी। आपका स्वागत करते हैं। दोनों मैनेजमेंट के विशेषज्ञ हैं और साथ में अर्थशास्त्री भी हैं। अनिल जी, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ख़ास तौर पर हमारे देश में जब बहुत बड़ी जनसंख्या होती है तो इतने सारे लोगों को रोज़गार दे पाना, और उसमें भी रोज़गार के साथ साथ बहुत सारे लोगों की ये चाह होती है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी भी है, पैसा भी है, दूसरी सुविधाएं भी है, नौकरी से निकाले जाने के ख़तरे भी नहीं हैं। बताएं कि रोज़गार का इस वक्त क्या सिनेरियो है? देखिए, जनसंख्या के हिसाब से उतने रोज़गार उपलब्ध नहीं है। तकनीकी दक्षता के कारण भी रोज़गार में कमी आई है। और मेरा तो एक मोटो रहा है कि धीरे धीरे पढ़ाई के साथ एक नया आयाम होना चाहिए कि मैं रोज़गार देने वाला बनूं बनिस्बत रोज़गार लेने वाला। तो अब इसमें स्किल सेट जो आप सरकारी नौकरी कह रहे हो, मैं एक आंकड़ा देता हूँ। केवल 7% लोगों को इंडिया में सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर हम पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर देखें तो उसमें 16% मीन्स 100 में से 84 लोगों को तो नौकरी नहीं मिलेगी। उनको कोई ना कोई आजीविका के लिए साधन करना पड़े। तो इसके लिए क्या है, कौशल एक ऐसी चीज़ है, स्किल सेट ऐसा चीज़ है जो आज की तारीख में बहुत सारा अवेलेबल है। और उस स्किल सेट से देखते हुए मैं मानता हूँ कि भारत में रोज़गार के बहुत सारे उपलब्ध साधन हैं और रोज़गार की हमको डेफिनेशन बदलनी पड़ेगी। रोज़गार केवल नौकरी नहीं है, रोज़गार में आत्मनिर्भरता, मैं कुछ कमाई कर रहा हूँ। अभी मैं आपको कल का एक आर्टिकल पढ़ रहा था। एक कॉलेज का सर्वे हुआ, उनके बच्चे कॉलेज नहीं आ रहे थे और ऑनलाइन क्लासेस मांग रहे थे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों हुआ, तो कि उसमें 80% बच्चों ने पार्ट टाइम ऑनलाइन काम कर रखा है, उससे महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। अब ये नया स्किल सेट है जो आम लोगों को नहीं है, कॉलेजों में भी पढ़ाया नहीं जाता है। तो इसके लिए हमें नई शिक्षा नीति के साथ देखना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्किल सेट दिए हैं जिसको अगर हम लागू करें तो शायद मेरे हिसाब से भविष्य में युवा रोज़गार के लिए घूमेंगे नहीं, रोज़गार लेने वालों को ढूंढेगा। और ये बहुत एक अति आवश्यक कदम है जिसके विषय में हम सब विश्वविद्यालयों को चिंता करनी चाहिए। शंकर जी, स्किल ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड शब्द है। हमारे यहाँ जो एक मज़दूर सुबह आता है वो भी एक तरह से स्किल्ड लेबर है। लेकिन मज़दूरों को भी कितना काम मिल पाता है, कितने लोग चौराहों पर यूं ही खड़े रह जाते हैं। और दूसरे लोग भी जो स्किल्ड है, इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है तो उसमें भी कंपटीशन है। तो स्किल पा भी ले, उससे काम कहाँ और कैसे मिलेगा और कितना पैसा वो कमा पाता है? आज की जो महती आवश्यकता है, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है जहां आप अपनी स्वैच्छिक या नैसर्गिक प्रतिभा के बलबूते पा सकते हैं, वो आपकी स्किल्स है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने स्किल सेट का प्रोग्राम शुरू किए, पिछले 1 वर्ष के अंदर इतने स्टार्टअप स्किल के ऊपर शुरू हुए हैं जहां रोजगार के लिए आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कैसे करें, कहाँ आपको कमी है, कहाँ आप उसमें एक्सेल कर सकते हैं। ये जो है मीन्स आपका टाइमली आपकी दक्षता में कितना उत्तरोत्तर प्रगति हो, वो आज की महती आवश्यकता है। पुराना चला गया जहाँ केवल एक बेसिक ग्रेजुएशन के ऊपर 10th 12th या ग्रेजुएट होने के बाद आसानी से नौकरी मिल जाती थी, वो आज का सिनेरियो नहीं है। तो जब तक आप अपने कुछ एक एक्स्ट्रा नहीं होगा, कोई भी कंपनी या कोई विभाग आपको हायर नहीं करेगा। तो अगर आपको रोज़गार चाहिए तो आपको टाइमली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। आपकी जो स्किल है या जिसमें आपकी पारंगता है उसको आपको आगे लाना पड़ेगा, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। आपको बजाय कि एक नॉर्मल पर्सन के यस मेरे पास ये अतिरिक्त है सिवाय मेरी क्वालिफिकेशन के, वो होगा तो बहुत आसानी से आपको मिल सकता है। जहाँ आपने एक लेबर की बात की, लेबर को पता होता है कि मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ और कितने घंटे में कितना काम कर लूँगा, तो वो उस बेस से अपना रोज़गार मांगता है। सेम छात्रों के साथ में जो आज के युवा हैं, पीढ़ी, जैसा माननीय कोठारी साहब ने कहा कि हमें रोज़गार देने वाला बनना है, नहीं कि लेने वाला। उसके अंदर लोग हमारे पास आएँ कि साहब मैं आपको दूंगा। और आज का युवा, जब से कोविड-19 का इफेक्ट आया है, वर्क फ्रॉम होम का एक चलन चला है, जब तक कि आपकी एफिशिएंसी नहीं होगी किसी भी कार्य के अंदर, आपको रोज़गार देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अनिल जी, वे लोग जो दक्षता हासिल कर चुके हैं उन्हें भी काम कहाँ मिलेगा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति शायद बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, जो लोग स्किल सेट हासिल कर चुके हैं उन्हें, अब मैं आपको बता दूं, मैकेंजी की एक रिपोर्ट आई है, स्किल एंड रीस्किलिंग। अगर हम रीस्किलिंग नहीं करेंगे समय के साथ, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, उस रिपोर्ट में है कि 2030 में आने वाले जो रोज़गार हैं 85% का भी आविष्कार नहीं हुआ है। और आज जो रोज़गार है उसमें से 85% वो जो कौशल है वो ख़त्म हो जाएगा। आप अपने आप को देखो, शायद आपको व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, फेसबुक चलाना नहीं आता, आपने ये चीज़ें सीखी है, ये स्किल सेट है। और स्किल सेट बहुत फास्ट बदल रहा है। तो
जो आज हैं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, नर्सिंग की अगर हम बात करें, अभी हमारा जो नर्सिंग है वो एक तरह से जो कहते हैं ना लोअर क्लास के लिए बहुत उपयुक्त रोजगार माना जाता है। हम कहते हैं इस नर्सिंग क्षेत्र में इतना बड़ा रोजगार उपलब्ध है, पर हमें उसको वर्ल्ड लेवल पे ले जाना पड़ेगा। हमें उस नर्सिंग वाले को अंग्रेजी भी सिखानी पड़ेगी, चाइनीज़ भी सिखानी पड़ेगी, जापानीज़ भी सिखानी पड़ेगी। और अगर हमने ये कर लिया तो मान के चलिए एक एक नर्सेस को 10-10 लाख से 15-15 लाख का रोजगार मिलेगा। एक उदाहरण और देता हूँ, अभी दक्षता की बात करी, किसी भी चीज़ में आप स्किल में परफेक्ट हो जाइए। मेरा एक मिलने वाला इसका भतीजा है, वो SDFC में नौकरी करा था, उसको उसने कहा अंकल मेरे को तो नौकरी देने वाला बनना है। उसने जयपुर आके चाय की दुकान खोली, सब घर वाले विरोध, मेरे को बोला समझाओ। मैंने जब उसकी बात सुनी तो उसका प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसका जब पीक पे था 8 करोड़ का टर्नओवर था, केवल चाय और कुछ छोटे मोटे सामान के साथ। तो दक्षता हम किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ में आ जाए। और फिर जिनके पास आज है उन्होंने कितनी रीस्किलिंग करी। एक इलेक्ट्रिशियन अगर पूरा इलेक्ट्रिक सोल्यूशन देने वाला बन जाए, जिसे हम अभी कह रहे हैं स्किल एकेडमी और स्किल यूनिवर्सिटीज़ बनेगी, उसमें ये चीज़ों पे बहुत जोर दिया जाएगा कि केवल आप अपनी बेसिक नॉलेज को मत करिए, आप इस नॉलेज को एनहांस करिए, रीस्किल करिए। आज इलेक्ट्रिक में नई चीज़ आ गई, LED के क्या फ़ायदे होंगे, LED के क्या नुकसान होंगे, ये चीज़ें जब तक उसने आज से 10 साल पहले सीखा तो उसको पता ही नहीं था। LED वायरिंग जो नहीं हो रही है उसमें क्या चेंज होगा, ये सब चीज़ें उसको रीस्किल करना पड़ेगा। इसलिए जिनको नहीं मिल रहा है उनको रीस्किलिंग करना पड़ा, और गवर्नमेंट का भी इस पर बहुत ज़्यादा जोर है कि सबको दक्षता के साथ रीस्किलिंग किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। शंकर जी, थोड़ी सी आते हैं अब शिक्षा पर। शिक्षा जो है अब तक एक तरह से पढ़ाना, आपको डिग्री देना, और या हो सकता है कि डिग्री के माध्यम से आपको रोज़गार मिल जाए, इसका एक साधन रही। और छात्र का भी यही उद्देश्य था कि मैं पढ़ लूँ, उसके बाद इस डिग्री या इस शिक्षा के माध्यम से मुझे एक रोज़गार उपलब्ध हो जाए, चाहे वो ITI वाली स्किल वाली शिक्षा भी क्यों ना हो। लेकिन जैसा कि अनिल जी कह रहे थे कि रीस्केलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है जो अभी भी पुराने पाठ्यक्रम पढ़ा रही है, क्या ये इसके लिए इक्विप्ड है कि नई तरीके की पढ़ाई, नई तरीके इसके स्किल्स भी छात्रों विद्यार्थियों को सिखाया जा सके? वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें स्किल पर बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। कई पिछले 50 सालों तक, पिछले 5 या 6 साल से इससे शुरू हुआ, लेकिन जो छात्रों के प्रति उसका जो समर्पण भाव है वो नहीं है। वो केवल हमें स्किल का एक सर्टिफिकेट लेना वहीं तक रहा है। जब तक कि छात्र उसमें सीरियसनेस शो नहीं करेंगे तब तक वो स्किल सेट का कोई मतलब नहीं है। जैसा कि माननीय सर ने कहा, आज की जो भी रोजगार है वो आने वाले 5 साल में सारा IT बेस्ड हो जाएगा। चाहे वो इंजीनियरिंग लें, चाहे नर्सिंग लें, चाहे मेडिकल लें, IT के बिना कोई भी रोजगार नहीं मिलेगा। आज की तारीख में ये हालात हैं विश्वविद्यालयों के अंदर कि जो इंजीनियरिंग जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो सिविल हों, चाहे मैकेनिकल हों, चाहे इलेक्ट्रिकल हों, चाहे CS हों, सारे IT बेस्ड हैं। सिविल वाला भी IT बेस्ड नौकरी करता है, मैकेनिकल वाला भी IT बेस्ड नौकरी करता है। जो आपके बेसिक रोजगार वाले साधन थे वो बहुत सीमित आ गए हैं। पूरी फैक्ट्रीज, सारा प्रोडक्शन IT बेस्ड हो चुका है। तो आपको IT में तो पारंगता लानी ही लानी है, भले ही आप किसी और क्षेत्र में लाए नहीं लाएं। और वो हो भी रही है, और हो भी रही है, आ रहे हैं, हैं बच्चे, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं उसके अंदर। जो एक हम लोग पहले रिज्यूम मेंशन क्या करते थे कि मेरी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वो वाला पार्ट अब हट गया है। चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे 20 साल का, वो डे फ्रॉम स्टार्टिंग IT से भी होता जा रहा है। अनिल जी, कोविड-19 का संकट, अप्रत्याशित संकट, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, जिसमें हम भी शामिल हैं, और इसकी वजह से जिन लोगों के पास नौकरियां थी वो भी चली गई। इस झटके के बाद, इस झटके से हम कब उबर पाएंगे, और इस झटके के बाद क्या क्या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो पाएंगी, और होंगी तो क्या क्या? देखिए, कोविड-19 के कारण जॉब्स बहुत गए, ये बात बिल्कुल सही है। यह आमदनी में कमी हुई, दोनों ही कामों में। बिजनेसमैन को भी उतना ही नुकसान हुआ। अब जो कोविड-19 के बाद जिन क्षेत्रों में हम बहुत उभार देख रहे हैं, उसमें एक सबसे बड़ा तो होगा पर्यटन। और पर्यटन के क्षेत्र में कोविड के समय आप ये मान लें कि 53 मिलियन जॉब खत्म हुए थे। हम मान रहे हैं इसमें अब 100 मिलियन जॉब नए आएंगे। अनिल जी, इस बात का अर्थ ये लगाऊं कि आदमी, जैसे हमारे कहते घर में बैठा बैठा अमूझ गया, तो यानी जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सोचा कि मैं 2 साल से घर में बैठा हूं तो बाहर जाऊं, इस वजह से शायद बूम आए। इसे हम रिवेंज टूरिज्म कह रहे हैं। दूसरी एक चीज़ हुई है, अब आप मान के चलिए बड़ी शादियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, होटलों में शादियां बहुत होगी, इवेंट नए तरह के बहुत आएंगे, छोटे समय के लिए पर इवेंट आएंगे। तो ये एक रोजगार का क्षेत्र है। एक IT बहुत बड़ा क्षेत्र है। आप देखिए, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट मैं एक कंपनी को जानता हूँ जो अभी एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वर्चुअल बैंक, इंटरनेशनल वर्चुअल बैंक, जिस में कोई आदमी काम नहीं करेगा।
इसी तरह से उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा। अब आप मान के चलिए कि जब इस तरह की चीज़ें आएंगी तो रोज़गार के साधन तो कम हो जाएंगे, बट इनमें अपने आप में आईटी इतना स्ट्रांग हो गया कि आप आईटी के क्षेत्र में, आप तकनीकी क्षेत्र में, आप उस टीम मैनेजमेंट के क्षेत्र में, उसमें अगर जब तक आप अपनी दक्षता हासिल नहीं करेंगे आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। नए जो फील्ड आ रहे हैं, एक तो रेस्टोरेंट्स में बहुत स्कोप बढ़ रहा है, स्टार्टअप में स्कोप बढ़ रहा है। भारत एक विश्व का एक ऐसा देश है जिसमें 1 जनवरी 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक 20 नए यूनिकॉर्न हम उसे कहते हैं जिसकी कंपनी की वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है। विश्व में सबसे अधिक स्पीड से स्टार्टअप भारत में बढ़ रहे हैं अभी, और ये एक बहुत सिल्वर लाइनिंग जिसे हम कहते हैं कि नए नए लोग स्टार्टअप में आ रहे हैं। तो आवश्यकता है कि स्कूलों की और ये विश्वविद्यालयों की शिक्षा में क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सॉल्यूशन मेकर्स जिसे हम कहते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके सिखाया जाए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के तरीके सिखाए जाएं। तो इस तरह की शिक्षा नीति में हमें बनानी पड़ेगी। जो नई शिक्षा नीति आई उसमें इन चीज़ों पे बहुत जोर दिया गया है, और मैं मानता हूँ कि अगले 15 साल में जब तक ये शिक्षा नीति पूरी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, हमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन देखने पड़ेंगे। और इसमें परिवार में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, हमें माता पिता का ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा। आज की तारीख में हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट, ये 4 मुख्य सब्जेक्ट हैं, इंजीनियर बन जा या डॉक्टर बन जा, पर ऐसे 200 नए क्षेत्र आ गए हैं जिसमें रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। फॉर्मल डिग्री नहीं है, विश्व में ऐसी अनेक ऑनलाइन कंपनियां हैं जो बड़े बड़े कोर्सेज दे रही हैं और आप उनसे सीख के बहुत चीज़ें कर सकते हैं। तो हमें स्किल सेट में बहुत परिवर्तन करना पड़ेगा। कोविड-19 के बाद वो विश्व नहीं रहेगा जो कोविड-19 के पहले था। अनिल जी, स्टार्टअप का आपने जिक्र किया, लेकिन स्टार्टअप में कुछ और मुद्दे भी हैं। जैसे ये कहा जाता है कि जो भी स्टार्टअप भारत में आए और ख़ास तौर पर जो युवा पीढ़ी द्वारा शुरू किए गए, उनमें से अधिकांशतः सिर्फ बेंगलोर और उसके आसपास है। तो यानी स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट भी अभी देशव्यापी तो नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा नीति में हमें क्रिएटिव थिंकिंग जब तक हम नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग के तरीके नहीं सिखाएंगे, तब तक स्टार्टअप नहीं होंगे। और स्टार्टअप गाँवों में जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका एक दायरा बहुत सीमित होता है, और वो जब दायरा सीमित होता है तो वो उस हिसाब से बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। पर स्टार्टअप को दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक सिंपल इसमें बात बताऊं कि सोच आपकी क्या है। मैं एक कोरियन किताब पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जब हमारे यहाँ स्टील प्लांट लगाते थे तो हम ये नहीं सोचते थे कोरिया में डिमांड क्या है, हम सोचते थे विश्व में डिमांड क्या है और हम कितनी सप्लाई कर सकते हैं। तो हमें भी हमारे सोच का दायरा जो अपने शहर या गांव तक सीमित है उसको छोड़ के भारत में ही इतनी चीज़ें हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या है कि अगर हम उसको भी कैटर कर लें तो मान के चलिए कि हमारी जीडीपी जो 10-11% है, इसको और आगे ले जाने में कोई तकलीफ नहीं है, बशर्ते हमारा काम हम निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करें। शंकर जी, थोड़ी सी वापस घूम फिर के बात करते हैं हमारी विश्वविद्यालय और कॉलेज शिक्षा की। क्या क्या परिवर्तन अब अनिवार्य आपको नज़र आते हैं जिन्हें होना ही चाहिए? क्योंकि अभी भी हम समाजशास्त्र और उस ढंग से अर्थशास्त्र जो 18वीं 19वीं शताब्दी के पाठ्यक्रम सिलेबस में पढ़ाते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई प्रासंगिकता आगे बढ़ती है। जो आपका आधार है वो तो बना ही रहेगा, लेकिन उसमें जो वैल्यू एडिशन है, शिक्षा वो हो जो रोजगार मुखी आपको बनाए। उसके लिए आपको बेसिक शिक्षा के साथ साथ कई सारे जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको समय के साथ मिलके चलना है। तो चाहे वो आईटी के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो आपके कॉमर्स के हों, जब तक आप समय के साथ अपना जो स्टूडेंट्स के सिलेबस है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अभी एक सिलेबस आता है 10 साल तक उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, या तो 40 साल पुराने या 40 हम वहीं पे लगे हुए हैं। आप बिल्कुल सही करें, उसको चेंज नहीं किया। मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग हो गया, लेकिन अभी भी हम मार्केटिंग के 4 P's ही पढ़ा रहे हैं या 7 P's ही पढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है और एक आमूल परिवर्तन सोशल मीडिया में आया है। और शायद 135 करोड़ की आबादी में से, जैसा कि पिछला सर्वे था, कम से कम 124 करोड़ लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये, जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, हाँ मुझे सीखना है और उसमें एक्सेल करना है, वो आना ही चाहिए। साइंस के अंदर भी वो क्यों वही, आज भी चीज़ें वही चल रही हैं, कोई चेंज नहीं है उसके अंदर। प्रैक्टिकल शिक्षा एक केवल फॉर्मेलिटी के लिए की जाती है, करना चाहता ही नहीं है। और जैसा कि अब वर्क फ्रॉम होम का एक जो कंसेप्ट आया है,
अगर आपने उस चीज़ को सीरियसली नहीं किया है तो आप आगे नहीं जा सकते, भले ही आपकी रीजनिंग पावर कितनी भी अच्छी हो। और जैसा कि कुछ छोटा सा मैं आपको एग्जांपल शेयर करूँ, मेवाड़ में जो स्टार्टअप है सर, बहुत पुराना कंसेप्ट है। एक ब्रांड है मेवाड़ का, मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम के नाम से पूरा कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु टिल आपका रामेश्वर, आप कहीं भी जाएं, कहीं भी ठेला जाएंगे तो मेवाड़ प्रेम आइसक्रीम आपको मिलेगी। बिल्कुल। एक जुनून होता है कि मुझे अपना व्यवसाय शुरू करना है, और जो जाता है अगली बार जब वापस आता है तो 4 लोगों को लेके जाता है। वो अपना एक लोरी लगा लेते हैं। जहाँ पहले आइसक्रीम हाथ से बनती थी सर, आज की तारीख में वो आइसक्रीम मशीन से बन रही हैं। हम समय के साथ बदल रहे हैं, उन्होंने अपने स्टार्टअप लगा ली हैं। शंकर चौधरी जी, अनिल जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। नीति बनाना सरकारों का काम है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के लेवल पर जनता या हम लोगों का कंट्रीब्यूशन आता है, और ख़ास तौर पर शिक्षण संस्थाओं का भी। बताएं कि नीति बनी, अच्छी बनी, ये तय है, लेकिन उसका ग्राउंड में कितना अनुपालन होता है और क्या कुछ हो पाता है, कैसे हो पाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, शिक्षा नीति बनी बहुत अच्छी है, पर सबसे बड़ा जो परिवर्तन चाहिए वो हम शिक्षकों की सोच में चाहिए, क्योंकि मुझे भी नवाचार करना पड़ेगा उस शिक्षा नीति के अनुरूप। आज स्कूल में वोकेशनल एजुकेशन अगर मुझे इंट्रोड्यूस करनी है तो जो वहाँ के टीचर हैं उनको हमसे सबसे पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग में आपको एक सिंपल बता दूँ, मीडिया का कोर्स कर रहा है तो क्या वो रेडियो स्टेशन पर आकर, दूरदर्शन के केंद्र पर जाकर ट्रेनिंग लेने को तैयार है? और अगर वो जब तक ये काम नहीं करेगा, खेती में, एग्रीकल्चर में किसान के साथ जाके सीखेगा कि भाई एग्रीकल्चर फार्मिंग, तो वो अपने छात्रों में वोकेशनल ट्रेनिंग कैसे देगा? सबसे पहले तो ये। दूसरा मुद्दा ये है कि हर स्कूल के पास उतने संसाधन नहीं होंगे सरकार के पास। तो मेरा इसमें सुझाव है कि शहर के लेवल पे 2-3 ऐसे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स बने जिसमें हर स्कूल अपना टाइम फिक्स कर ले और उसके हिसाब से दे, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे। वरना हर स्कूल में कंप्यूटर लैब लग जाती है और वो कंप्यूटर ताले में पड़े रहते हैं, 3 साल बाद ऑक्शन हो जाते हैं, 5 साल बाद, वो काम नहीं होगा। तो शिक्षा नीति जो इम्प्लीमेंट होगी, अब विश्वविद्यालय स्तर पर आते हैं, कोर्सेज बन गए। मैं आपको बता दूं, सुखड़ा विश्वविद्यालय में 55 कोर्स बने हैं। हमने भी रिटेल और नए नए बनते और जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, पर छात्रों को पता नहीं, इससे छात्र आ नहीं रहे, वो उसका स्कोप नहीं देखते। उसको अभी भी लगता है कि मैं ये 3 साल की डिग्री करूँगा, ये 6 महीने का कोर्स करूँगा, इसमें मुझे मार्केट। तो सबसे पहले तो समाज में परिवर्तन चाहिए कि इस श्रम आधारित जो रोजगार हैं उनमें इज्जत देना। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, एसी मैकेनिक है, महीने का 30,000 रुपये कमाता है, पर उसको समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जो एक एसी इंजीनियर जिसकी नौकरी नहीं लगी उसको मिलती है। तो हमें आज एक हरिजन है जो सड़क की सफाई कर रहा है, वो आपका वेस्ट कलेक्ट करके, इस वेस्ट मैनेजमेंट में इतने बड़े रोजगार उपलब्ध हैं, पर कोई छात्र अपर क्लास का वो इसमें आना नहीं चाहता, क्योंकि हमने उस श्रम को एक इज्जत नहीं दी। जिस दिन हम इस श्रम को इज्जत दे देंगे, आप देखिए इस नई शिक्षा का असली अनुपालन तब होगा। शिक्षा नीति में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। आप देखिए, एक तो सबसे बड़ा आराम ये हो गया, मैं मान लीजिए फर्स्ट ईयर करके निकल जाता हूँ तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैं 3 साल की नौकरी करके आता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ तो मेरा जो फर्स्ट ईयर की पढ़ाई है वो एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जमा रहेगा। मुझे कभी भी फेल का तमगा नहीं मिलेगा। एक तो सबसे बड़ा, तो बहुत से लोग जो आत्महत्या करते हैं वो बंद हो जाएगी। स्कूल में भी ऐसा प्रावधान आ रहा है कि 10वीं 12वीं के बाद एक चांस अगले 2 महीने में दे दें, उसको साल भर वेस्ट नहीं करना पड़े, उसको समाज में वो नहीं हो। और ऑनलाइन को इसमें इंक्लूड करें, ब्लेंडेड लर्निंग को, ताकि अच्छे से अच्छे शिक्षकों का आपको पाठ्यक्रम अपने ऑनलाइन माध्यम से मिल सके। यूजीसी ने भी 40% ब्लेंड करने का कहा है। मैं मानता हूँ आने वाले समय में और बढ़ेगा, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इस नीति में। बस 2-3 चेंज होंगे, अफिलिएटेड कॉलेज वर्ड गायब हो जाएगा और उसकी जगह ऑटोनोमस कॉलेज बनेंगे जो अपनी आपके क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। विश्वविद्यालय भी में भी अब एक कंपटीशन आएगा, और नई शिक्षा आधारित जो शिक्षा आएगी उसमें जब तक शिक्षक और विश्वविद्यालय अपने कोर्सेस और मानकों को उसके अनुरूप बदलेंगे नहीं, तब तक आप मान के चलिए हमारी शिक्षा नीति का असली जो जामा पहनाना है वो नहीं लगेगा। इसीलिए सरकार ने भी इसको भी कोविड के कारण पूरी इम्प्लीमेंटेशन 2040 तक कर दी है, धीरे धीरे चालू गया। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें शिक्षक एजुकेशन पे आया है। अब बीएड का कोर्स 4 साल का होगा, और वो बिल्कुल इस नई शिक्षा के अनुरूप उन शिक्षकों को बनाने के लिए होगा, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। शंकर जी, शिक्षकों की बात को ही जारी रखते हैं।
दरअसल विश्वविद्यालयी शिक्षक, पहले थोड़े उन्हीं की बात करते हैं कि उनकी भर्ती अपने स्तर पर ऐसे होती है जिसमें बहुत सारी राजनीतिक उठापटक होती है, यानी वो क्वालिफाइड है या नहीं है तो कितने हैं। उसके बाद बाकी जो भर्तियां होती हैं ख़ासतौर पर सरकारी नौकरियों में शिक्षकों की, तो एक प्रतियोगिता वो पास करते हैं, उसके बाद भर्ती हो गई, फिर उसके बाद वो पढ़ाते हैं। तो बताएं कि ये गुणवत्ता और एक बार नौकरी लगने के बाद हम कैसा डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं, ये एक अलग इशू है। तो बताएं कि शिक्षकों की भूमिका ख़ासतौर पर नौकरी पाने के बाद उनका जो समर्पण है वो कितना संदिग्ध है, और अगर संदिग्ध है तो उसे कैसे इम्प्रूव करें? सर, कुल मिला के जो बात है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। और एक जो सरकारी नौकरी पाने की चाह, चाहे वो मेघालय की शिक्षा पद्धति हो, जो शुरुआत हुई उसको अंत करना ही पड़ेगा। और जब तक क्वालिटी एजुकेशन वाला पार्ट सिस्टम में नहीं आएगा तब तक ये चलती रहेंगी। कितनी भी भर्तियाँ हों, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसका पार्ट बनूं। आप 1% को छोड़ दीजिए, आपको IIT IIM से बहुत कम लोग मिलेंगे जो सरकारी जाने में रुचि रखते हैं, क्योंकि उनकी जो शिक्षा वो एक क्वालिटी एजुकेशन है। और जो बिल्कुल लोअर उस पर हैं उनको सबका एक साहब हमें आप लेटेस्ट एग्जाम्पल देख लें, रीट परीक्षा जो हुई, लाखों लोगों ने भाग लिया, उसको एक उत्सव बना दिया, उसको ऐसा जैसे कि हम पता नहीं क्या मिल जाएगा उसके अंदर। क्योंकि जो व्यक्ति उसमें आता है वह सोच के आता है कि मुझे काम नहीं करना है, एक बार नौकरी लग जाए बस मैं आराम से बैठ जाऊंगा। अगर ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, लेकिन कई ऐसे भी सरकारी शिक्षक हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं, कई सारे लैंडमार्क उन्होंने अपने खुद के बलबूते भी किए हैं, चाहे और आज की तरफ उनका रुझान जो है छात्रों का वो सरकारी स्कूलों में बढ़ा भी है। तो ये सब कुछ खुद के ऊपर निर्भर करता है कि मैं समाज को क्या देना चाहता हूँ। और जब तक मैं अपने पद के प्रति उत्तरदायी नहीं हूँ और मैं अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस नहीं करूँ, हाँ मैं जो कर रहा हूँ मुझे कुछ देना है, और क्योंकि जो हम देते हैं वही लौट के हमारे पास फिर आएगा। तो ये तो घूम फिर के बाद वहीं आएगी कि साहब एक्सेल मुझे करना है, चाहे वो शिक्षा के फील्ड में हो, चाहे वो नौकरियों के उसके अंदर हो। हमें इसको ख़त्म करना है, हम ना खुद का रोज़गार हो, हम रोज़गार मुक्त बने और लोग आएँ। आप देख लीजिए कि कई सारे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, चाहे अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग आई थी उसमें कई सारे, मैं नाम नहीं ले रहा उनका, चाहे वो बेंगलोर के हों, चाहे चंडीगढ़ के हों, चाहे दिल्ली के हों, उन्होंने एक अलग अपना मुकाम हासिल किया, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन। और वहाँ के जो शिक्षक भी हैं वो अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि एक गठबंधन है शिक्षक और छात्र का, और लर्निंग दोनों साइड से होती है, और शिक्षक कभी लर्निंग उसकी ख़त्म नहीं होती है, वो हमेशा सीखता है और अपने छात्रों से ही सीखता है उसके अंदर। शंकर जी, जाते जाते युवाओं को संक्षेप में क्या कहेंगे? सर, एक क्योंकि जिस विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ, मैं उनका ट्रेनिंग और प्लेसमेंट देखता हूँ और रोज़ाना 100-200 छात्रों से मेरी मुलाकात होती है, तो मैं इतना ही कह चाहता हूँ, राइट टाइम, राइट प्लेस, इन ए राइट मैनर। आप जो भी करें सही समय पर करें, सही करें और सही दिशा में करें। और एक 4W का कंसेप्ट मैं हमेशा छात्रों को बताता हूँ, क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो और कब बनना चाहते हो। जिस दिन आपने ये कर लिया, व्हाट यू वांट टू बी, व्हेन यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू बी, तब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो जिस भी क्षेत्र का वो चुनाव करें, राइट टाइम, राइट प्लेस, इन ए राइट मैनर, और जो भी काम करें उसमें अपना 100% देने की कोशिश करें और उसमें सफल होने की चाह रखें। अनिल जी, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ज्ञान रहित और ज्ञान सहित। मैं वर्तमान शिक्षा पद्धति में हम ज्ञान रहित डिग्रीधारी बहुत पैदा कर रहे हैं, और इसीलिए जब इंडस्ट्री वाला कहता है 24%, 25% ज़्यादा लोग एम्प्लॉयबल नहीं है, वो सही कहता है। मेरा मानना है छात्र जब तक ज्ञान सहित, और ज्ञान कब आएगा जब वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेगा, वो केवल परीक्षा के समय पढ़ेगा उससे काम नहीं चलेगा। उसको हम कहीं ना कहीं स्टार्टअप के साथ, हम नौकरी के साथ, जिस विषय में उसको जाना है उस विषय का प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं कराएंगे। और एक और चीज़ है, मैं माँ बाप से भी अनुरोध करता हूँ, अभी बच्चों को जो हाथों में रखते हैं वो रखने के बजाय जैसे पुराने ज़माने में उनको टफनेस मिली वैसी टफनेस बच्चों को सिखाएं। क्योंकि आधे बच्चे, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 11 बच्चे किसी बैंक की नौकरी में लगे, 8 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। सर वहाँ तो टाइम 8 से रात को 8 बजे तक का है। आप ज्वाइन नहीं करो, आप अपनी इमेज क्रिएट करो कि कल आपको कोई दूसरा आदमी बुला के वहाँ से 3 गुनी सैलरी पे ले जाए।
तब आपको काम चलेगा। तो मेरा बच्चों से एक अनुरोध है कि ज्ञान सहित डिग्रीधारी बने। आप नंबरों की चिंता मत करें, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसका ज्ञान पूरा लें, और उस ज्ञान के आधार पर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अनिल कोठारी जी और शंकर चौधरी जी, आपका हृदय से आभार।